ये फेजर ने देख लिया है ना। फेजर से आगे बढ़ते हैं। एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस कि अगर हमारे पास कोई एसी सोर्स है और मैं वहाँ से किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूँ ऐसे आर, और एसी सोर्स का ईएमएफ कितना है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका ईएमएफ है साइनसाइडल। करंट हो गई आई, करंट आई हो गई आपकी, ठीक है। जो ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, आई आर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि अगर आपका ईएमएफ साइन का फंक्शन है और रेजिस्टेंस है आपके पास, तो रेजिस्टेंस भी साइन का फंक्शन होगा। एंड आई नॉट ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, जिसको मैं आई नॉट लिख सकता हूँ, तो आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओम्स लॉ हो गया बेसिकली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ईएमएफ साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है ना। तो कितना फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस इज ज़ीरो, ठीक है। फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा, उसका मतलब पता है क्या होगा, फेज डिफरेंस ज़ीरो का मतलब, फेज डिफरेंस ज़ीरो का मतलब हुआ कि अगर मैं दोनों के ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा, दिस इज ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट इज ई बाई आर, ठीक है। तो सेम फेज का मतलब पता क्या होता है, सेम फेज का मतलब होता है कि जब आपका ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ठीक, व्हेन योर ईएमएफ इज मैक्सिमम, ईएमएफ सर्किट का मैक्सिमम, तो करंट भी मैक्सिमम होगी। दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ जीरो हो रहे हैं। ये बात आगे चल के कैपेसिटर में चेंज हो जाएगी, वही थोड़ा मेन पंगा होता है, ठीक है, कि वहाँ थोड़ा सा फेज डिफरेंस आ जाता है कैपेसिटर और इंडक्टर में। यहाँ पे दे आर इन सेम फेज। जब ईएमएफ मैक्सिमम है करंट भी मैक्सिमम है, जब ईएमएफ ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो है, जब ईएमएफ उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो करंट उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम है, ठीक है। कोई कहता भाई इसको फेजर में दिखाओ, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ये आपका करंट है, ये आपका ईएमएफ है, फेजर मतलब ईएमएफ को आप एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका करंट होगा वो भी एक वेक्टर होगा, एंड इन द सेम डायरेक्शन एज देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, समझे। जो करंट डायरेक्शन होगी वही आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, ईएमएफ की डायरेक्शन होगी। ये तो सिंपली ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं और फेज में कुछ चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। कैपेसिटर में देखते हैं यार, कैपेसिटर में समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ थोड़ा ढंग से समझना आप कैपेसिटर से, ठीक है। कैपेसिटर में क्या हो रहा है, देखिए आप, कैपेसिटर लगा दिया मैंने, ठीक है। इस पे प्लस क्यू चला लेते हैं, इस पे माइनस क्यू, और ईएमएफ कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी बताइए। जो हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा वो क्यू बाई सी, ये ईएमएफ हो गया ना, दिस इज क्यू बाई सी, तो क्यू इज सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज आ गया ऑन कैपेसिटर,
चार्ज आपका वेरिएबल है, अगर मैं पूछूँ करंट कितनी होगी तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा dq/dt, डिफ्रेंशिएटिंग विल गेट CE0, दिस विल बी ओमेगा cos ओमेगा टी। थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, है ना, तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, E0 अपॉन 1/ωc, और cos ओमेगा टी जो होगा हमारा, cos ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया समझो आप पहले, ऐसा इसलिए किया यार कि आप सबको पता है कि दिस cos ओमेगा टी इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड दिस इज करंट। तो ये जो ओवरऑल होगा, ये ओवरऑल हमारा क्या होगा, ये करंट की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। और E0 क्या है यहाँ पे, जो E0 है ये हमारा क्या बता रहा है, दिस इज EMF। तो जो अपॉन में वैल्यू आएगी वो एक तरह से रेजिस्टेंस को शो कर रही है, समझे। मतलब मुझे एक तरह से क्या करना था, मुझे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस निकालना था, समझे आप, मुझे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस निकालना था। तो मैंने इसलिए इसको ऐसे कंपेयर किया, ठीक है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, नहीं बोलते एग्जैक्टली, ठीक है। देखो E0 को जब मैं 1/ωc से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे करंट मिल रही है। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है दिस इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस 1/ωc, बट एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। XC को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, and which is equal to 1/ωc. This is capacitive reactance, ठीक है। आप इसकी यूनिट निकाल के देख लेना, उसकी डायमेंशन निकालना, ये जो रेजिस्टेंस के बराबर आएगी, है ना। तो वैसे आपको पता चला यहीं से आपको कि दिस इज, तो इसको ओम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से इनफॉर्मल वे में बोलें, देखो आपको लिखना नहीं है, मैं जस्ट इनफॉर्मल वे बोल रहा हूँ कि आपको समझने के लिए कि व्हाट इज़ XC, है ना, व्हाट इज़ XC। तो XC क्या है, XC रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ क्या, कैपेसिटर इन AC, ठीक है। क्यों, इसलिए क्योंकि जब मैं E0 को इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे करंट मिल रही, तो ये काम रेजिस्टेंस का कर रहा है। बट इसको फिर रेजिस्टेंस ही क्यों नहीं बोल देते, रेजिस्टेंस इसलिए नहीं बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अगर हीट प्रोड्यूस होती तो फिर मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उसको रेजिस्टेंस भी बोल सकता था, ठीक है। तो कैपेसिटर, देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं। अभी तुम आइडियल बातें कर रहे हैं, बैटरी का छोड़ देंगे, कैपेसिटर का छोड़ देंगे, जो होगा, ठीक है। मैं आइडियल बैटरी लेके चल रहा हूँ, सॉरी आइडियल सोर्स ऑफ AC एंड आइडियल कैपेसिटर विच हैज़ नो रेजिस्टेंस। तो एज देयर इज नो हीट लॉस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो हीट लॉस, इसको भी बड़ा बड़ा लिखिए कि जब हम कैपेसिटर को लगाते हैं कोई हीट लॉस नहीं होता है। क्या करता है वो, एक साइकिल में एनर्जी को स्टोर करेगा, कैपेसिटर स्टोर कर लेगा, ये उसको प्लस क्यू माइनस कर दूंगा, स्टोर करेगा, अगले में रिलीज कर देगा वापस, रिलीजेज एनर्जी, किसको रिलीज करेगा, रिलीजेस टू सोर्स, ये सोर्स को वापस एनर्जी दे देगा और सोर्स अपने अंदर फिर एनर्जी भर लेगा, फिर वो उसको देगा, ऐसे ऑसिलेशन चलता रहेगा, समझे आप। तो ये बार बार कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, फिर रिलीज करता है, स्टोर करता है, फिर रिलीज करता है। लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस में तो करंट को फ्लो कराना महाभारत होती है पूरी, एंड यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट आपकी लॉस होती रहती है, ठीक है। चलो एक बात तो ये हो गई कि आपको समझ में आ गया होगा कि वो वाई वी कॉल इट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बिकॉज when EMF is divided by this quantity we get current, but this is not exactly resistance because it does not produce heat। तो आधा काम रेजिस्टेंस का कर रहा है ये, और ये आधा काम रेजिस्टेंस का नहीं कर रहा है, क्लियर। अब एक बच्चों के दिमाग में और बहुत क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने cos ओमेगा टी को क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया sin ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे π/2 माइनस ओमेगा टी भी आएगा, तो ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिख दिया, है ना।
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो आपका हमें इसको कंपेयर करना था किसके साथ, हमें कंपेयर करना था विद ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ में देखो साइन ओमेगा टी आ रहा है यार, इसलिए हमने इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा, ठीक है, जिससे कि इससे इजिली ये कंपैरिजन हो जाए। हमारा फ्लक्स, हमारा ये निकला है फेज डिफरेंस, समझे आप, इसलिए हमने इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा है। पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी करते तो यार माइनस ओमेगा टी आ जाता और यहाँ पे ओमेगा टी, तो मैं फेज डिफरेंस निकालने में प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। इसलिए हमने इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा है, क्योंकि मुझे इसके साथ कंपेयर करना है। दिस इज फंक्शन ऑफ साइन प्लस ओमेगा टी, ना कि माइनस ओमेगा टी का फंक्शन है ये, समझे, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब बात करते हैं, दोनों के ग्राफ बनाते हैं, करंट वर्सेस टाइम और ईएमएफ वर्सेस टाइम, ठीक है। तो मैंने इसको रब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ईएमएफ का क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और करंट हमारी कितनी आई थी, ई नॉट बाई एक्स सी एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू बोल दें इसको, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या इसको लिख सकते हैं ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी, दोनों बातें चलेंगी, ठीक है। मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा ईएमएफ का ग्राफ होगा, दिस इज ग्राफ ऑफ ईएमएफ, साइन का फंक्शन है, ये कॉस का फंक्शन है, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ से शुरू होगा, और साइन कॉस में आपको पता है 90 का फेज होता है, जब ये मैक्सिमम होता है तो ये 0 होता है, ठीक है। जब ये मैक्सिमम होगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो फिर ये इधर मैक्सिमम, और ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, where I naught is E naught by XC and this is E is equal to E naught sin ओमेगा टी। ये इनके ग्राफ हो गए, ठीक है। कौन किसको लीड कर रहा है बताओ। अब देखो यहाँ पे लीड और लैग की बात आती है, ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, पहले आप स्टेटमेंट देखिए, फिर वीडियो पॉज करके अपने आप सोचिए कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री या पाई बाई टू, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो कॉस का ग्राफ होता है ना, देखो करंट किसको फॉलो कर रहा है, करंट किसको फॉलो कर रहा है, करंट फॉलो कर रहा है कॉस ओमेगा टी को, कर रहा है फॉलो। और मुझे बताओ ईएमएफ किसको फॉलो कर रहा है, ईएमएफ फॉलो कर रहा है साइन ओमेगा टी को। अब मैथ्स बायो सारे बच्चों को पता होता है कि ये साइन का ग्राफ होता है, ये कॉस का होता है, ठीक है। तो देखो आप एक बात देखो, जो कॉस की वैल्यू 0 पे है, देखो कॉस 0 1 होता है, ठीक है। अगर मैं साइन कॉस का ग्राफ बना लूँ सिर्फ, ठीक है, ऐसे, दिस इज साइन एंड दिस इज कॉस, होता क्या है कि जो साइन की वैल्यू 90 पे होती है, दिस इज 90, साइन 90 इज 1, वो कॉस की 0 पे होती है। कौन आगे चल रहा है बताओ, कॉस लीड कर रहा है ना, कॉस इज लीडिंग, क्योंकि भाई जो तुम साइन जो वैल्यू 90 पे लेगा, एक बात बताओ, साइन की जो वैल्यू 90 पे आ रही है, कॉस की वो वैल्यू तो 0 पे आ गई ना, तो आगे कौन चल रहा है बोलो, कॉस आगे चल रहा है ना, जो तुमको 90 पे वैल्यू मिलेगी वो मुझे 0 पे मिल गई, इसका मतलब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस इज लीडिंग साइन, ये हमेशा ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में, कॉस जो होता है ये लीड्स साइन बाई 90, जिसका मतलब यही होता है कि साइन की जो वैल्यू 90 पे आएगी वो कॉस की 0 पे आएगी, साइन की जो वैल्यू 180 पे आएगी वो कॉस की 90 पे आएगी, जो 270 पे आएगी वो 180 पे आएगी, वो हमेशा 90 लीड करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने इस ग्राफ को अगर पीछे खींच देना है, अगर मैं इस ग्राफ को साइन के ग्राफ को पकड़ के पीछे ले आऊँ तब वो कॉस के बराबर आएगा, समझ गए। 90 अगर मैं इसको पीछे ले आऊँ तो कॉस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीडिंग का मतलब होता है, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, उल्टा ये बोलेंगे कि जो साइन होता है ये लैग्स बिहाइंड कॉस
बाई 90, ये बात भी सेम है, उससे पीछे चलता है, और कॉस लीड्स साइन बाई 90। तो उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, उसका मीनिंग क्यों ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर में क्या होता है पता है, कैपेसिटर में व्हेन EMF इज ज़ीरो देन करंट इज मैक्सिमम। व्हेन EMF इज ज़ीरो देन करंट इज मैक्सिमम, ये कहानी होती है हमारी। ये थोड़ा स्ट्रेंस हो गया ना कि जब आपका EMF ज़ीरो हो रहा है तो करंट मैक्सिमम, ऐसे बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती ना। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में हमको पता है कि जितना ज़्यादा EMF होगा करंट भी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बताओ अच्छा, वाई EMF इज ज़ीरो एंड करंट इज मैक्सिमम। देखो कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होता शुरू में, चार्ज ऑन कैपेसिटर ज़ीरो है ना। देखो यार जब बैटरी लगाओगे ना, आप सुनो मैं बताऊं क्या सीन क्या हो रहा है। देखो जैसे आपने बैटरी लगाई, बैटरी नहीं है, मैं बैटरी गलत बोल रहा हूँ, EMF का सोर्स लगाई नॉट साइन ओमेगा टी। अब टाइम की वैल्यू जैसे थोड़ी सी बढ़ेगी ना, टाइम की जैसी थोड़ी सी बढ़ेगी तो कुछ EMF आएगा। या DT ले लो, टाइम DT थोड़ा सा हल्का सा आगे चलोगे कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन आपको पता है कि कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है, तो जब कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है तो तुमको लगता है ये इसको अपोज मार पाएगा, बताओ। इसको अपोज नहीं मार पाएगा, समझे। इसके पास बहुत थोड़ा सा EMF होगा, ठीक है, कि बहुत कम, ठीक है। थोड़ा टाइम DT की बात करते हैं तो साइन ओमेगा टी है, टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा तो कुछ EMF आएगा, लेकिन इस चार्ज को यहाँ जाने में टाइम लगेगा। तो इसके पास चार्ज तो है नहीं शुरू में, देयर इज नो चार्ज, तो चार्ज नहीं है तो पता क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज ही नहीं है इस पर, तो जो ये चार्ज जा रहा है बहुत तेज़ी से इसकी तरफ भाग रहा होगा, पता है, क्योंकि इसको कोई अपोज करने वाला ही नहीं है। जब इसको कोई अपोज करने वाला नहीं है तो चार्ज बहुत तेज़ी से भागेगा। और करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस पर चार्ज नहीं है, फिर भी अगर मैं यहाँ पे एमीटर लगा होगा तो आपको उसमें बहुत तेज़ी से करंट दिखेगी, ठीक है। थोड़ी देर बाद इस पर चार्ज आने लगेगा कैपेसिटर पे, ठीक है। और पता क्या होता है, फिर क्या होता है, जिस पर चार्ज आने लगता है और EMF तुम्हारा बढ़ रहा है, EMF बढ़ रहा है, ठीक है, दिस इज E नॉट साइन ओमेगा टी, ये बढ़ता जा रहा है। और जब बढ़ेगा तो ये इस पर चार्ज भेजेगा और इस पर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। और सीन क्या बैठता है कि जब EMF मैक्सिमम हो जाता है, समझे, व्हेन साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम, तो इस पर जो चार्ज आता है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये फर्दर आने वाले उसको क्या करता है, अपोज मार देता है कंप्लीटली। जो और चार्ज आ रहा होगा ना उसको क्या करेगा, उस मोमेंट पे बिल्कुल अपोज मार देगा। इसलिए EMF के मैक्सिमम होने पे करंट ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जब इसका EMF मैक्सिमम होता है तो यहाँ पे भी जो चार्ज है वो मैक्सिमम हो जाता है, इसका वोल्टेज इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर इसको बिल्कुल कंप्लीटली अपोज मार देता है तो करंट आपकी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये कहानी होती है कि EMF ज़ीरो होने पे करंट मैक्सिमम होती है और EMF मैक्सिमम होने पे करंट ज़ीरो होती है। समझ गए आप कि जब EMF मैक्सिमम होता है तो कैपेसिटर के पास भी उल्टी डायरेक्शन में पूरी ताकत हो जाती है। अब रिएक्टेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और यार सुनो, रिएक्टेंस की वर्किंग जो है डिफरेंट होती है। मतलब मैंने आपको बोला रिएक्टेंस किसकी तरह काम करता है, रिएक्टेंस काम करता है एक तरह रेजिस्टेंस की तरह। देखो रेजिस्टेंस की कहानी डिफरेंट होती है। रेजिस्टेंस की वर्किंग क्या होती है, जब इसमें करंट फ्लो करती है ना तो यहाँ कोलिजन होता है, आपने पढ़ रखा है, कोलिजन होता है। कोलिजन की वजह से, ड्यू टू कोलिजन, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, कोलिजन होगा, धक्का मारोगे, हीट प्रोड्यूस होगी। कैपेसिटेंस में कहानी डिफरेंट होती है। कैपेसिटेंस में पता है कैसे आता है रेजिस्टेंस, मतलब रिएक्टेंस कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है कि जब इस पर जाके चार्ज बैठ जाएगा ना, जब इस पर चार्ज बैठ जाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ये फर्दर आने वाले चार्ज को अपोज मारेगा। तो कोलिजन नहीं हो रहा है, इससे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, समझे। और रिपल्शन बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ता जाएगा, ये फर्दर जो यहाँ से बैटरी और चार्ज भेज रही है उसको ये यहाँ से अपोज मारने लगेगा। इस वजह से इसमें रिएक्टेंस होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये करंट को क्यों रेजिस्ट मारता है, वाई कैपेसिटर रेजिस्ट करंट, तो बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर जो फर्दर आने वाले चार्ज को अपोज मारेगा। ये बात हम थोड़ा सोचें, अपने आप भी समझ सकते हैं, ठीक है।
और एक टाइम पे जाके बिल्कुल अपोज मार देता है। तो हीट इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो रही है, कोई कोलिजन वोलिजन नहीं हो रहा है, कुछ है ही नहीं, बस चार्ज आके पहुंच गया कैपेसिटर की प्लेट पे, वो फर्दर चार्ज को आने नहीं दे रहा है। ठीक है, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपसे एक्स इज 1/ωc। ठीक है, ये बोर्ड वगैरह में पूछ लेता है, और मतलब जेई नीट पे भी पूछ ही सकता है कि कैपेसिटेंस जो होता है इसका ग्राफ पूछ लेता है यार, एक्स सी और 1/ωc का। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग ग्राफ बना दोगे इसका। अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स सी और ओमेगा का ग्राफ बना दो, तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है यार, लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, ख़त्म। ठीक है, बात ये है कि अगर मैं डी सी अप्लाई कर दूँ, इफ़ डी सी इज़ अप्लाइड, तो क्या होगा। मैं डी सी अप्लाई करूँगा तो डी सी का ओमेगा 0 होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जो डी सी हमारी सप्लाई होती है उसका ओमेगा 0 होता है, वो ऑसिलेट नहीं करता है डी सी ना यार, कांस्टेंट रहता है। जब कोई चीज़ ऑसिलेट नहीं करती तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है बताओ। जब कुछ चीज़ ऑसिलेट नहीं करती उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है, पता है। अगर कोई पेंडुलम रुका हुआ है तो मैं बोलूँगा 0 मत बोल देना टाइम पीरियड, इट्स टाइम पीरियड विल बी इनफाइनाइट। इफ टाइम पीरियड इज़ इनफाइनाइट तो आपको पता है ओमेगा इज़ 2π/t, ओमेगा 0 है बेसिकली, समझे। तो इस डी सी का ओमेगा 0 होता है। तो बताओ भाई डी सी के लिए कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है। अगर मैं एक बैटरी लगा दूँ कैपेसिटर के क्रॉस, AC को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता है कि जब ये बैटरी इसको फुली चार्ज करता है तो फिर ये करंट को बिल्कुल आने नहीं देता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, है ना। तो क्या होता है कि अगर हमने DC अप्लाई किया और इस बात को रिएक्टेंस से समझाना है, तो आप बोलोगे कि भाई XC 1/ωc होता है, और अगर मैं ओमेगा को बिल्कुल 0 उठा के कर दूंगा तो मेरा XC इनफाइनाइट हो जाएगा, और XC इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर करंट को आने नहीं देगा, ये सीन जो आपका XC इनफाइनाइट हो गया है। ठीक है, तो ओमेगा को बढ़ाते जाइए ओमेगा को बढ़ाते रहिए और आपका रिएक्टेंस कम होता रहेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, इन सब बातों में छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इंडक्टर में आते हैं। ये इंडक्टर है, ठीक है, दिस इज EMF सोर्स, E is equal to E0 sin omega t। ठीक है, E की वैल्यू है E0 sin omega t, और इसका इंडक्टेंस कितना हो गया, इंडक्टेंस इज L। ठीक है, इसका इंडक्टेंस हमारा L के बराबर हो गया, और ये EMF सोर्स हो गया। अब एक बात बताओ आप, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। अगर ये यहाँ से यहाँ का EMF जो है ना, ये यहाँ से आ जाने पे E0 sin omega t बढ़ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, यहाँ से यहाँ चलेंगे कितना बढ़ेगा, E0 sin omega t। ये मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का EMF है, समझे, इसके रिस्पेक्ट में इसका EMF है। यहाँ से आ गया E0 sin omega t। फिर आपको पता है कि व्हेन यू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एन इंडक्टर, है ना, तो मैंने बोला था कि उसकी डायरेक्शन में चलने पे हमेशा आपको -L/di/dt इज इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो आपका करंट निकालनी बेसिकली हमें, ये हमने किरचॉफ रूल से इक्वेशन लिख दी, समझ रहे हो। ये जो E0 sin omega t है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का EMF होता है। यहाँ से आ गया इतना बड़ा, फिर -L/di/dt 0। तो आप देखो यहाँ से di कितना आएगा, मुझे लग रहा है di आ जाएगा आपका E0/L sin omega t dt। di की वैल्यू आएगी, इंटीग्रेट मारेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी -E0/L ओमेगा। ठीक है, एंड cos ओमेगा t। ठीक है, ये हमारी i की वैल्यू आ जाएगी -E0/L ओमेगा cos ओमेगा t एंड प्लस c, ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में यार बुक्स में बड़ा पंगा दिया होता है। ठीक है, अब देखो मैं समझा रहा हूँ, आप वैसे समझ लो इस बात को, लंबी लंबी कहानी लिखी होती कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, थ्योरेटिकली इसको नहीं समझा सकते, समझो। होता है क्या पता है,
अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए एट टी इक्वल टू ज़ीरो, बात समझना, अगर यहाँ पे कोई एमिटर लगाया है, ठीक है, और उस एमिटर को हम टी इक्वल टू ज़ीरो पे देखें तो ऐसा समझ में आता है कि इसमें जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू है ई नॉट बाई एल ओमेगा, इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, बल्कि उसको मैं माइनस लिखूंगा, समझे, इस डायरेक्शन में उल्टी करंट फ्लो कर रही है। तूने बैटरी यहाँ पे ऑन की है, समझे। अब बात समझो यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तरह से इसके रिस्पेक्ट में ये हाई पोटेंशियल पे है ना, तो करंट ये हाई पे लो पे, तो करंट ऐसे जानी चाहिए ना बाहर के सर्किट में। अब बात सोचो, जैसे डीसी में होता है कि ये हाई पे लो पे, तो अंदर तो करंट ऐसे फ्लो करती है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन बाहर करंट तो आपके पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है ना। फिर ये हाई पे लो पे है, करंट ऐसे जानी चाहिए, लेकिन कहानी उल्टी हो जाती है कि जैसे ही आपका सिस्टम चालू होगा करंट उल्टी फ्लो कर रही होगी। अब आप सोचो क्यों, आपको आंसर पता चल चुका होगा, मैं बताता हूँ अभी। तो भाई उल्टी करंट आ रही है टी इक्वल टू ज़ीरो पे, उसकी वैल्यू है माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पता चला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टी को ज़ीरो पुट करता हूँ और आई की वैल्यू पुट करता हूँ, तो व्हाट इज़ आई इज़ माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा। यहाँ पे टी को ज़ीरो पुट करता हूँ, दिस इज़ माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा प्लस सी। समझ में आ गया कि सी की वैल्यू ज़ीरो है, ऐसे समझ लो, दिस कांस्टेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो कांस्टेंट ज़ीरो हो गया, तो जो हमारा आई आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। ईएमएफ हमको पता है यार, ईएमएफ कितना है, ईएमएफ इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमको इसको कंपेयर करना है इसके साथ, है ना, तो इसको भी हमें साइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा। अब हमें ओमेगा टी पॉजिटिव रखना है, ऐसी जुगाड़बाजी करनी है कि यहाँ पे ओमेगा टी पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी पॉजिटिव है, तभी हम उसको इजीली कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख देता हूँ मैं। माइनस अंदर जाएगा, आपको पता है कि साइन माइनस एक्स जो होता है दैट इज़ माइनस साइन एक्स। इस साइन अंदर जाके क्या बन जाएगा, ये अंदर जाके बन जाएगा ई नॉट बाई एल ओमेगा और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो मुझे ओमेगा टी पॉजिटिव करना था इसको कंपेयर करने के लिए, तो मेरी कहानी ये फिट बैठ गई, थोड़ा मैनिपुलेट करके माइनस को अंदर ले गए, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट बाई ओमेगा एल एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब इनकी ग्राफ बनाते हैं, पहले रिएक्टेंस समझते हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या है, आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डायमेंशन नहीं होती है, दिस इज डायमेंशन लेस, तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, है ना। डायमेंशनली मैं बात कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो i इज इक्वल टू क्या है, जब डायमेंशन ऑफ i इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल। तो ये अगर आपका डायमेंशन करंट की है, ये ईएमएफ है, तो ओमेगा एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा एल एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दिस इज एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो एक तरह से इनफॉर्मल लिखना मत कॉपी में, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको नोट नहीं करना है पॉइंट। इनफॉर्मल वे में क्या होता है, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, बट इट डज नॉट प्रोड्यूस हीट। तो हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो पूरा काम रेजिस्टेंस का नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड हाउ इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू कंडक्टर, जैसे कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टेंस कैसे ऑफर कर रहा था, उसकी प्लेट्स पे चार्ज आता है तो वो फर्दर चार्ज को आने नहीं देता है। ये ऑफर कैसे कर रहा है, बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो एक्सेल का कॉज क्या है, पूछता है वाई एक्सेल, यहाँ पे मतलब रिएक्टेंस क्यों है, तो बिकॉज ऑफ क्या, अरे भाई बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन, बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि तुम किसी सोलेनाइड के अंदर से करंट को भेजने की कोशिश करोगे, आप करंट को भेजने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर खुद एक ईएमएफ डेवलप होता है और वो उल्टी डायरेक्शन में करंट को भेजने की कोशिश करने लगता है। और आप सबको पता है कि सेल्फ इंडक्शन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इन द बिगिनिंग, है ना। जब भी आप किसी कॉइल में करंट को फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो एट टी इक्वल टू 0 जो उसमें ईएमएफ आता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है।
तो उल्टी डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो एक्सेल जो है ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से आ रहा है, और कैपेसिटर में चार्ज की वजह से आ रहा है, और रेजिस्टेंस में तो आ रहा है कोलिजन की वजह से, ठीक है। तो ये एक्सेल हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ई और आई का, तो मुझे पता चलेगा कि अगर मेरा ये ईएमएफ का ग्राफ है, ठीक है, और यहीं पे मैं करंट का ग्राफ बनाऊँ, तो पता चलेगा कि करंट का ग्राफ ओमेगा टी माइनस पाई ये था, चलो थोड़ा और आप समझ लो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था, या बोलें तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी था। तो करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? जो कॉस का ग्राफ होगा उसका उल्टा बनेगा, तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉस के ग्राफ को मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज करंट, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 विच इज़ बेसिकली माइनस कॉस ओमेगा टी। ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा करंट का, ठीक है। अब बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? ठीक है, तो देखो यहाँ से ईएमएफ कितना है, ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो कितनी है, वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इससे 90 फेज में पीछे चल रहा है, ये जो करंट है इस बार पीछे चल रहा है, फेज में उल्टा चल रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस, इसी को तो फेज डिफरेंस बोलते थे, जो इनका एंगल का डिफरेंस होता था ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसी को तो फेज डिफरेंस बोलते थे। तो फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2, तो ये माइनस आ चुका है, इसलिए हम बोलेंगे कि इस बार क्या हो रहा है, आई लैग्स बिहाइंड ई बाई 90, या बोल सकते हैं ई लीड्स आई बाई 90। ई एम उसको लीड कर रहा है 90 से, या वो उसको लैग कर रहा है, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा? शायद मैंने कैपेसिटर का फेजर डायग्राम मिस कर दिया, चलो आप देख लो हाउ टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, है ना। आपको पता है कि फिर हम ईएमएफ को एक वेक्टर की तरह दिखाते हैं, करंट को वेक्टर की तरह दिखाते हैं। तो अगर मैं ये ईएमएफ दिखा रहा हूँ, ईएमएफ है ये, तो करंट इससे कितना आगे होगा, 90 डिग्री, ठीक है। करंट से सॉरी मैं उल्टा बोल गया, कि अगर ये आपका ईएमएफ है, करंट उससे 90 डिग्री पीछे होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, तो ये एंगल हमारा नेगेटिव होता है, और इधर घूमने पे हमारा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैं कैपेसिटर में शायद मिस कर गया था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो कैपेसिटर में देख लो क्या होता है, कि अगर ये ईएमएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, इसको हल्के में मत लेना, साइन न्यूमेरिकल यहीं से निकलेंगे। ये मैं कैपेसिटर बात कर रहा हूँ कि अगर ये ईएमएफ है तो वहाँ पे करंट लीड करता था 90 से, तो ये ईएमएफ है, तो यहाँ से हम 90 इधर घूमेंगे पॉजिटिव तो हमें करंट मिलेगी, और जब यहाँ पे हम ईएमएफ से 90 उल्टा घूमेंगे तो हमें करंट मिलेगी। ये एल के लिए और ये सी के लिए, ये बनाने को आते हैं बोर्ड में, ये बोर्ड में बनाने को पूछता है, इसके फेजर डायग्राम बना के दिखाओ, ठीक है। इसको कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। मान लो इंडक्टर का कहता है, ठीक है, तो हम मान लो फेजर डायग्राम तो आपको पता है घूमता रहता है फेजर, ठीक है। ऐसे ऐसे बना सकते हो आप, कि अगर किसी टाइम पे आपका ईएमएफ ये है, दिस इज योर ईएमएफ, है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऐसे होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपका करंट इससे 90 पीछे चल रहा होगा, और करंट का थोड़ा मैग्नीट्यूड कम होता है, ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ओमेगा एल, ठीक है। तो ये इससे 90 पीछे कर देना ऐसे, हो सकता है आपको एक आध एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ ईएमएफ एंड इंडक्टर, जहाँ पे वो पीछे चल रहा है, कौन, करंट पीछे चल रहा है, ठीक है। और कैपेसिटर वाले का बनाए तो ये हमारा ईएमएफ ऐसे घूम रहा है, ये ईएमएफ हो गया। अगर मैं ये ईएमएफ बनाता हूँ ऐसे कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं इससे, आपको पता है करंट कितनी होती है कैपेसिटर में, आई इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होती है। तो पाई बाई 2 से घुमा देंगे इसको,
तो दिस विल बी योर करंट। ऐसे भी बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो आप, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए ओमेगा टी था, ये पूरा एंगल कितना हो गया, दिस इज ओमेगा टी प्लस π/2, ये होगा हमारा फेजर डायग्राम। ठीक है, दिस इज आई आई नॉट, थोड़ा गंदा सा हो गया मैं देख रहा हूँ, आई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 एंड दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये फेजर डायग्राम बन गया। ठीक है, अब एक बात का आंसर दे दो यार, कि शुरू में, हालांकि मैं आंसर दे चुका हूँ, अगर आपने बात ध्यान से सुनी होगी या उस पर मिस कर गए हो, कि जब मैं कंडक्टर में इसको बंद करूँगा, मतलब जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा और ई जी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि यार ये उल्टी डायरेक्शन में करंट क्यों फ्लो करती है। तो इसका रीज़न समझियो, मैं बता चुका हूँ, अभी आपको बताया था, बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन ए वेरी लार्ज ई एम एफ इज प्रोड्यूस्ड हियर, है ना, लार्ज ई एम एफ नहीं, सॉरी, लार्ज ई एम एफ विल बी रॉन्ग, ए वेरी लार्ज करंट इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इनिशियली, है ना, एट टी इज इक्वल टू 0, मैंने बताया था सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है, इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो होता है, इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो होता है दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है। जैसे तुम यार, कोई भी इसमें फ्लक्स नहीं था, पता है, फ्लक्स 0 था, आपने जैसे इसको बंद किया एकदम से फ्लक्स आने की कोशिश करेगा, और आने की कोशिश करेगा तो इतना पोज मारेगा, उल्टी करंट फ्लो करा देगा कि आओगे कैसे, तुम आने नहीं देंगे तुमको। ठीक है, तो इसमें मतलब गुस्सा होगा एक तरह से, उसने बहुत सारी उल्टी करंट फ्लो करा दी, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, ये सीन होता है, तो उल्टी करंट फ्लो करती है, बैटरी उसको ओवरकम ही नहीं कर पाती इसके गुस्से को, समझे, धीरे धीरे बैटरी ओवरकम करती है, फिर जाके 0 होता है। ठीक है, और फिर ये बढ़ना शुरू होता है ना। इसका ग्राफ ऐसे था ना, ये हमारा EMF था और ये करंट थी। जब EMF 0 होता है तो करंट हमारी बहुत ज़्यादा वो होती है, फिर जब EMF मैक्सिमम हो जाता है तो हमारी करंट यहाँ पे आके फिर 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बनाते हैं यार, एक्सेल और ओमेगा एल का, एक्सेल वर्सेस ओमेगा एल का ग्राफ बना लेता है। कैसा ग्राफ बनेगा, बेसिकली एक्सेल और ओमेगा का ग्राफ बनाना है, जिसमें स्ट्रेट लाइन है ना, और अगर DC लगा दें, DC में क्या होता है, इफ DC इज़ यूज्ड, तो आपको पता है एक्सेल इज ओमेगा एल, DC यूज़ करूँगा तो ओमेगा इज 0, तो इन दैट केस एक्सेल विल बी 0, है ना। तो आपको पता है इंडक्टर जो है DC में काम नहीं करता है, काम करता है मतलब शुरू में काम करता है ना, और बाद में फिर उसका इफेक्ट धीरे कम होता जाता है। तो यहाँ पे एक्सेल 0 हो जाएगा इन केस ऑफ AC, इन केस ऑफ DC, सॉरी। ठीक है, शुरू में होता है, समझे, शुरू में उसको रेजिस्ट मारता है, बाद में धीरे धीरे वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारी बेसिक बातें हो गई फेजर डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, वहाँ से मेन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, RL, RC, RLC, और इसके बाद आपका ऑलमोस्ट चैप्टर और पावर भी डिस्कस हो जाएगी। तो अगले में आपका बहुत सारा चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला हो जाएगा। ठीक है।